हेलो गाइस। तो मैं नमन अग्रवाल आज आपके सामने लाया हूं एक ऐसे शख्स को जिसने जेई मेंस में 99.71 परसेंटाइल और उनकी रैंक है 4607। ये जिसमें कि 15 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं। इन्होंने इसमें इतनी सफलतापूर्वक रैंक हासिल की है। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनकी जर्नी कैसे रही, इन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया, इनकी जर्नी क्या स्मूथ थी और क्या अप डाउन्स आए, कैसे इन्होंने प्रिपेयर किया। तो ये सब देखेंगे इस पॉडकास्ट में, इनसे जानेंगे। तो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। तो सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि आप हो कहाँ से वैसे? मैं बेसिकली उत्तराखंड, आप जैसे ही जानते हैं, बहुत सुंदर जगह है। तो वहाँ पे एक शहर है रुड़की, आप सब जानते होंगे, और आप सबका शायद मन होगा वहाँ जाने का, क्योंकि वहाँ एक बहुत शानदार कॉलेज है आईआईटी रुड़की, और शायद मैं भी उनमें से था जिसका सपना वहाँ जाने का था। परंतु कुछ ऐसा हुआ, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए, उसे छोड़िए। लेकिन जो भी है, आज सही जगह है और बढ़िया जगह है। हाँ, तो बस मैं रुड़की से ही ताल्लुक़ रखता हूँ। ओके। तो जैसा कि आपने सुना, ये सर लुड़की से है। और एक क्वेश्चन है, प्रश्न है कि अगर आप जेई ना होता, जी जेई की तैयारी आप ना करते, जी। तो और दूसरा आप क्या चूज करते? हाँ, ये बड़ा ही दिलचस्प सवाल है। असल में मेरे को नहीं पता था असल में कि 10वीं के बाद क्या करा जाए क्या नहीं। पर सुनते थे कि भाई जेई 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 आईआईटी बड़ा हुआ था, तो मैंने भी यही सोचा कि भाई ये लेके तैयारी शुरू कर देते हैं, बढ़िया चीज़ होगी। हाँ, लेकिन अगर मेरे सामने, जैसे कि इन्होंने कहा कि जेई ना होता तो क्या करा जाता, तो मैं आपको बता दूं कि जो मेरे परिवार है, मतलब मेरे भाई बंधु है, वो ज़्यादातर अभी एमबीबीएस कर रहे हैं नीट का एग्ज़ाम देके। तो शायद मैं भी उनमें से ही एक होता कि मैं भी नीट की तैयारी करता, और यदि भगवान की आशीर्वाद रहता तो सफलता शायद मिल जाती, बाकी कुछ कह नहीं सकते। तो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों का कि उनके प्रिपरेशन के दौरान क्या उनको स्टडी रूटीन बनाना चाहिए? हाँ, मतलब ये तो बहुत सारे बच्चों का प्रश्न रहता है ये। हाँ, मतलब हाँ, मैंने भी सुना है ऑब्वियसली, मेरे हिसाब से कि आपने भी आप सुना होगा जब आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, हाँ हाँ आपको भी डाउट आता होगा। हाँ, मेरे को भी डाउट आता था, और मैंने अपने कई टीचरों से पूछा था, उनसे राय ली थी, सीनियर से राय ली थी। तो हाँ, मेरे ख्याल से अगर आप एक प्रॉपर रूटीन को फॉलो करें रेगुलरली, क्योंकि क्या है ना कि आप ऐसे ही कुछ भी करेंगे, जब मन करेगा पढ़ लिया, जब मन कर क्लास हो लिया, तो आपका एक मतलब संगठित वे में रूटीन नहीं बनेगी, आपका रोज काम करने का मन नहीं करो। पर आप, अगर आपको सही में रैंक लानी है ना, सही में सिलेक्शन चाहिए, तो रोज काम करने के पड़ेगा, रोज मेहनत करनी पड़ेगी। तो भाई रूटीन बनाओ, सुबह उठो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सुबह उठ के ही पढ़ना है, रात में पढ़ ले, 4 बजे तक पढ़ ले, 5 बजे तक पढ़ ले, बट एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करो कि भाई मेरे को इतने घंटे पढ़ना है, इतना घंटा एफिशिएंट पढ़ाई का समय निकालना है, तो निकालो। अब उसके लिए आपको कुछ भी त्यागना पड़े तो यार 2 सालों की बात है, त्यागो यार। सफलता चाहिए, सिलेक्शन पाना है तो करना पड़ता है मेरे हिसाब से। तो बाकी आपकी मर्जी, आपकी प्रायोरिटी, आपकी ज़िंदगी है। तो सर, आप कितने घंटे पढ़ लेते थे कोचिंग को छोड़ के, कोचिंग क्लासेस छोड़ के? हाँ, ये बड़ा बढ़िया सवाल है। हम भी पहले, मतलब जब शुरू-शुरू में आए थे, अपने टीचर से पूछते थे कि सर कितना पढ़ें कि कितना सिलेक्शन हो? पढ़े? मतलब वो बता दीजिए कि सर आप इतना पढ़ लेंगे तो बस हो जाए। हाँ। भाई मतलब उस टाइम हमारी भी गलत सोचते हैं, अब वो गलत नहीं है, सबके मन में ये सवाल रहता है। बट मैं इसका जवाब ऐसा देना चाहूँगा कि भाई तुम्हें जेईई में क्या सिलेक्शन ही चाहिए क्या? रैंक नहीं चाहिए तुम्हें? जितना अच्छा हो सके, तुम्हें उतना बढ़िया कॉलेज चाहिए ना? हाँ। तो तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि बस मेरे को ऐसे कट ऑफ लिमिट बता दो कि भाई इतना पढ़ो तो मैं पहुँच जाऊँ कॉलेज। भाई तुमसे जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना पढ़ो। भाई हर बच्चे की कैपेसिटी अलग है, हर का दिमाग अलग है, हर की पोटेंशियल अलग है। किसी की ग्रास्पिंग पावर ऐसी है कि भाई वो इतना कठिन टॉपिक हो गया, मतलब रोटेशन हो गया, आप उसमें सीआरटीएम हो गया, मतलब कुछ भी फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए, वो उसे 8 घंटे में समझ जाएगा। मतलब 8 घंटे फॉर एग्जांपल, वो दिन के 8 घंटे में उतना आउटपुट निकाल देगा जितना एक बच्चा 12-13 घंटे में निकाल रहा है। तो दैट डज नॉट मैटर। आप एक दिन में अगर प्रॉपर रूटीन बना रहे हैं, आप उसमें से जितना बाकी सारे ज़रूरी काम को छोड़ के फ्रेश, मतलब दिमाग को फ्रेश करने का भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो आगे डिस्कस होगी पॉडकास्ट में। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि जितना आप मैक्सिमम स्टडी टाइम निकाल पा रहे हैं, उससे अच्छी बात क्या है, जितना आप पढ़ाई को वक्त देंगे उतना आपका सिलेक्शन होने का चांस बढ़ेगा। क्योंकि भाई यहाँ तो रिलेटिव वाली बात है ना, जेईई जैसा कठिन एग्जाम रिलेटिव है, सारे एक रेस में दौड़ रहे हैं। अब आपको उस रेस में ये नहीं करना कि भाई इतना टाइम है तो मैं फिनिश लाइन के पार पहुंच जाऊंगा और मेरे को कॉलेज नहीं, ऐसा मत सोचो भाई। आपको क्या करना है, जितने मैक्सिमम बच्चे हैं उनको पीछे छोड़ना है। कोई इस टाइम सो रहा है, कोई इस टाइम कुछ कर रहा है, आपको रेस में लगातार स्टेमिना के साथ दौड़ते रहना है। तो जैसा कि आपने देखा कि अलग अलग बच्चों का अलग अलग स्टेमिना है, कैपेबिलिटी है। तो जितना आपसे मैक्सिमम हो रहा है आप उतना पढ़ो। ऐसा मत सोचो कि मुझे इतना घंटे पढ़ना है, इतना घंटे मैं पढ़ लूंगा तो इतना मेरा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। हम आपका अलग अलग मेंटल एबिलिटी है, सोचने की पावर है, तो आप जितना मैक्सिमम कर सकते हो करो। और भी ये आता है क्वेश्चन बच्चों के मन में कि आपके प्रिपरेशन के दौरान क्या आपको कभी डीमोटिवेशन फील हुआ, डिफिकल्टी फेज आया आपका? अरे ये कैसे, तो सबके में आता है भाई। आप भाई और अगर आया है तो कैसे आपने उसे टैकल किया है? तो भाई
जैसा कि आप जानते होंगे कि जेई मतलब दुनिया के दूसरा सबसे कठिन एग्जाम मतलब में से आता है। तो डीमोटिवेशन तो हो गए भाई। आप एक पहाड़ चढ़ेंगे तो बार बार गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर चढ़ने की कोशिश करेंगे, फिर कुछ होगा, फिर गिरेंगे। तो बार बार गिराव उतार चढ़ाव ये सब क्या है, इसमें डीमोटिवेशन तो हो गई ना। ये तो मतलब स्वाभाविक है। आप इतनी कठिन तैयारी से जूझ रहे हैं, इतना मेंटल प्रेशर होता है, घर वालों की आपसे उम्मीदें जुड़ी होती है, आपको अपने आप से इतनी उम्मीदें होती है, आपकी इतनी मेहनत इससे जुड़ी होती है, और फिर एक टेस्ट में नंबर कम आ गए तो डिमोटिवेशन होना तो मतलब स्वाभाविक है। बट मैंने जैसा पहले भी कहा कि ये रेस है, रेस में वही जीतेगा जो एंड तक दौड़ेगा और कॉन्स्टेंटली दौड़ेगा। डिमोटिवेशन हुआ, क्या हुआ, गलती तो पता चली भाई, कितना पानी में था वो एग्जाम में पता चलने से अच्छा पहले ही पता लग गया टेस्ट में। सर मेरा सिलेबस रह गया, सिलेबस इतना रह गया, इतने चैप्टर का बैकलॉग है। भाई बैकलॉग इसलिए है क्योंकि पहले तुमने बेईमानी करी होगी, ठीक है। अब वो तुम्हें भाई, तुम उसको जितना जल्दी रिकॉग्नाइज करो उतनी ठीक बात है। उसे रिकॉग्नाइज करके उस पर काम करना शुरू करो, वो और अच्छी बात है। क्योंकि जितना जल्दी तुम वर्क करोगे उतना अपनी गलतियों पे मतलब उससे आप रिकवर करके और अच्छा करोगे। तो डिमोटिवेशन रखने से आप अपना ही समय व्यर्थ करोगे। आप ये सोचते रहे, अरे यार ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, उसका तो इतना होगा। अबे छोड़ दो उसे, हर किसी उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। हो सकता है तू करे, तेरा उससे कम रैंक आए, उससे मतलब बेकार रैंक आए, लेकिन सिलेक्शन तेरा भी हो जाए। तो मतलब डीमोटिवेशन से समय व्यर्थ करने से अच्छा भाई पढ़ लो भाई। नहीं, कोई ऐसा दिन या कोई ऐसा टाइम होगा जब आपने फील किया हो यार सबसे टफ टाइम है? हाँ, कभी कभार क्या होता है, जैसे कठिन चैप्टर है सर, समझ नहीं आ रहा, मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, मतलब ठंडी हो रही है, रजाई चाहिए भाई। हाँ मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है भाई, इतने दिन ऐसे जाते थे भाई पढ़ने का मन ही नहीं करता। तो भाई मैं तो ऐसा करता था कि भाई नहीं मतलब कब हुआ था ऐसा, जनवरी के टाइम, फरवरी? अच्छा मेरा, हाँ मैं अपना अगर बताऊं तो 11th में शुरू तो बढ़िया गया था, फिर बीच में ऐसा टाइम हो गया था यार, इतना पढ़ना पड़ रहा है, इतना पढ़ना पड़ रहा है, क्या मतलब सही है यहाँ इस दिशा में जाना। पर फिर मैंने अपने आप को समझाया, एक जगह बैठा, मैंने कहा यार जीवन में कोई अच्छी चीज़ पानी है तो मेहनत करना चाहिए, मतलब करना पड़ेगा जी। अगर कोई कठिन चीज़ है तो उसके लिए जितना ज़्यादा आप एफर्ट डालोगे, जितनी ज़्यादा प्रयास उसमें डालोगे, तो उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वो कहते हैं ना कि सोने को जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे आप तराशोगे उतना प्योर गोल्ड मिलता है। तो वही सेम बात है यहाँ पे। जी 11th के टाइम पे मतलब बहुत ही कठिन समय था, मतलब मिडिल में, और फिर पेपर से पहले जब जनवरी आ गया था, सिलेबस कंप्लीट थोड़ा रह गया था, तब भी डर बहुत था। पूरे कॉन्फिडेंस से जितना हुआ मैंने उतना अपना बेस्ट दिया आया। और फिर आप जानते हैं मतलब रिजल्ट, और भगवान की कृपा से जो है वो सब अच्छा हो गया। तो बट आप बस लगे रहिए, मैं तो यही कहूँगा। तो मतलब आपने अपनी प्रिपरेशन के दौरान कभी रोए थे? ऐसा मतलब हाँ बच्चों का मतलब होता है। नहीं लिटरल रोया तो नहीं था, उदास हो गया, उदास हो गया, मन नहीं कर रहा, मतलब रोया नहीं प्रॉपर? नहीं प्रॉपर नहीं रोए। जब भी उदास हो आप अपने माता जैसा पिता कि से बात करिए, उन्होंने आपके लिए जीवन भर इतना करा है, उनसे कुछ बात करिए, आपको वो अच्छी जगह गाइड जरूर करेंगे। कुछ ऑनलाइन टीचर्स हैं जो बोलते हैं कि बच्चा अपने जेई की प्रिपरेशन के दौरान कभी ना कभी तो रोता ही है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ मतलब? नहीं मेरे साथ तो वो नहीं हुआ। ओके, ठीक है। तो जैसा कि आपने ऑनलाइन पढ़ाई की थी पीडब्ल्यू से, हाँ जी। और एआईआर बैच में थे सर, हाँ ठीक है, जी जी। तो कोई आपको प्रॉब्लम फेस हुई हाँ ऑनलाइन पढ़ते समय, या मतलब जो आप सॉल्व करना चाहते हो इन फ्यूचर? जी या जी ये बहुत बढ़िया सवाल है, और इसका मैं बहुत ही तसल्ली से जवाब देना चाहूँगा। देखो क्या है कि आप भी व्यथित होंगे जब आप अपना कोचिंग डिसाइड कर रहे होंगे कि क्या ज्वाइन करें, कोटा जाएं या पटना जाएं या किधर भी जाएं। पास में भी यार ये कोचिंग खुली है, अरे एलन का बहुत नाम सुना है, अरे वो कोचिंग बहुत बढ़िया है, अरे उसकी तो मैंने AIR 1 का पोस्टर देखा था। हाँ ये मतलब बहुत बढ़िया सवाल है। मैं ये कहना चाहूँगा, जब मैं था तो आप जैसे कि जानते होंगे कि रुड़की छोटा सा ही शहर है, तो वहाँ ज़्यादा सुविधाएं नहीं है। अब मैं कभी घर से बाहर नहीं गया था, और ना ही मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं जाऊँ, इसलिए कोटा या कहीं भी बाहर जाने पढ़ने का सवाल तो मेरा कट गया था। तो अब क्या करा जाए भाई, जेई की तैयारी ऑनलाइन थोड़ी ना करी जा सकती है, सबके मन में ख्याल रहता है। तो मैंने ऑफलाइन रुड़की में पता करा कि भाई कहीं कोई अच्छा शिक्षक हो जो मुझे ऐसे मतलब जेई के लिए तैयार करवा दे। तो बहुत ढूंढा, समझ नहीं आया कुछ क्या करा जाए। फिर एंड में मैंने करा कि यार लेट हो रहा है, टाइम बीते जा रहा है, इससे अच्छा मैं ऑनलाइन बैच खरीद के पढ़ाई शुरू कर ही देता हूँ, देखा जाएगा बाद में, नहीं समझ आया तो देखते हैं रास्ता निकलेगा, एटलीस्ट शुरू तो करा जाए। तो शुरू करा, पढ़ने लगा। अब क्योंकि 10th तक ऑनलाइन कभी पढ़ाई ऐसे करी नहीं थी, तो एक्सपीरियंस नया था, लेकिन मज़ा आने लगा। पीडब्ल्यू के टीचर्स मैं सही बताऊँ बहुत ही अच्छे से समझा रहे थे उस टाइम, तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस चल रहा था। कुछ खामियां भी हैं ऑब्वियसली, कि आप टीचर से फेस टू फेस डाउट ही नहीं पूछ सकते, वो मैं मानता हूँ, वो नहीं पूछ सकते, वो जो है वो है। लेकिन आप डाउट क्लियर करने के लिए कुछ सोचिए। आजकल तो AI टूल्स हैं, आप गूगल हैं, आप किताबें हैं, आप कुछ भी मतलब आप हेल्प लीजिए, और जितना मैक्सिमम पॉसिबल है आप उस चीज़ों का, फैसिलिटी का, टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए, ताकि आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें। दूसरी बात ये भी है कि सर ऑनलाइन में कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें। हाँ वो भी ठीक बात है।
जनरली क्या होता है कि भाई ऑफलाइन में तो टीचर डंडा लेके खड़ा है, नहीं पढ़ोगे तो वो संटी लगा देगा, होमवर्क नहीं करके लाओगे तब वो पकड़ लेगा तो हाँ। ठीक है। अब ऑनलाइन में क्या है कि आप खुद से ही आपको वो बनाना पड़ेगा कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। जी डिसिप्लिन आपको खुद से ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम तो आपको क्रैक करना है ना, वो आपके ऊपर है। अगर आपका सही में मन है एग्जाम क्रैक करने का, तो क्या मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको सही में कोई उसकी ज़रूरत है कि टीचर की? अगर आपका खुद से मन है तो आप खुद ही रोज़ लेक्चर खोजिए, रोज़ लेक्चर उससे पढ़ना शुरू करिए और बस बढ़ते रहिए आगे। आपको वही सबसे बड़ा मोटिवेशन नहीं है क्या कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, कि आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना, कि आपका आप एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं सिलेक्शन की तरफ, कि वही सबसे बड़ा मोटिवेशन नहीं है? खुद सोच के बताइए। बढ़िया तो बढ़िया। मेरे हिसाब से कि अगर आपको इतने कम पैसों में अच्छी सुविधाएं मिल रही है तो क्या बुराई है भाई। लेकिन अगर आप ऑफलाइन जा सकते हैं तो फिर वो बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि ऑफलाइन से सिलेक्शन रेशो ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको कंपटीटर भी मिलेंगे, साथ में हॉस्टल में सारे एक साथ पढ़ रहे हैं, एक दूसरे से पूछ ले भाई ये कैसे होगा, भाई ये बता दे, भाई टीचर नहीं बताता ये, तो उसमें ज़्यादा अच्छा रहता है। हाँ बट अभी जैसा कि सवाल था कि दिक्कत कोई हुई मेरे को, तो मैं जैसे कि AIR बैच में था, मैं 12th में एक्चुअली AIR बैच में है, तो मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत तो उसमें यही हुई कि भाई टीचर का लेवल, भाई उसमें बच्चे बहुत तगड़े तगड़े थे। अब AIR बैच का मकसद यही होता है कि कुछ स्पेसिफिक बच्चों को ट्रेन करके और आगे ले जाया जाए। अब मैं पता नहीं क्या कहूँ, मैं इतना अच्छे से नहीं समझ पा रहा था AIR बैच में, दिक्कतें हो रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ लेवल एंड स्पीड। तो क्योंकि मैं नॉर्मल बैच से 11th में पढ़ते आया था, तो मेरे को एक डिफरेंट स्पीड की आदत हो गई थी, तो मेरे को एडजस्ट करने में, नया एकदम माहौल लगा। एडजस्ट करने में टाइम लगाओ। दिक्कत आ रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसमें समय व्यर्थ करने से अच्छा मैं नॉर्मल बैच पे ही शिफ्ट हो जाऊँ। अब ये मेरी चॉइस थी, अब ये डिसीजन सही था गलत था वो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट ये मेरी पर्सनल चॉइस थी, और जहाँ तक मेरे को लगता है कि ये सही चॉइस थी, क्योंकि उसको कोप अप करने में मेरे को टाइम लग रहा था। लेकिन अगर आपको ऐसा मौका मिले तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, क्योंकि हर किसी की लर्निंग एबिलिटी अलग होती है, मैं यही कहना चाहता हूँ। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने 11 से प्रिपरेशन की थी, तो क्या आपने 9-10 में सोचा था जेईई करने के लिए? नहीं नहीं, 9th 10th में तो एक्चुअली मेरे को पता ही नहीं था जेई का। हाँ मतलब थोड़ा बहुत आइडिया था, जस्ट अखबारों में फोटो छपी थी भाई इसकी, जेई में हवा इतनी आ गई, एयर, उससे मैं एयर पढ़ता था। हाँ तो बाद में पता लगा भाई छोटे छोटे थे तो AIR 1 2 3 हाँ हवा एक आ गई, मैंने हवा 2 आ कहा गई। ये क्या है, हवा क्या है ये, तो ऑल इंडिया रैंक बाद में पता लगा। हाँ तो उस टाइम नहीं पता था, कोई आइडिया नहीं था। हाँ ओलंपियाड में मेरी रुचि थी शुरू से ही, तो मज़ा आता था स्पेशली मैथ्स में कि भाई इसे करते रहो, अच्छा लगता था, हम दिमाग यूज होता था। बट नहीं, जेई नहीं पता था, 11th में आके ही पता लगा, तभी शुरू करी प्रिपरेशन। तो आपको ऑनलाइन में डाउट आता होगा, हाँ तो बिल्कुल कैसे आता था। आप उसको सॉल्व करते थे? हाँ वही मैंने कहा कि ऑनलाइन में वही थोड़ी दिक्कत है, डाउट है। हाँ। तो डाउट आता था किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक में, मैं दोनों डिस्कस करूँगा, टॉपिक और क्वेश्चंस हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें। टॉपिक में डाउट आता तो भाई लेक्चर को ही दोबारा देखा, उसी पॉइंट को बार बार नहीं Okay. क्लियर हुआ, भाई टीचर भी कभी कभार ऐसे ही बोल के निकल गया। ऑफलाइन क्लासेस में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती होंगी जो सिर्फ बच्चे के पूछने पे टीचर बताए, हाँ है ये ना। तो सही बात है। तो अब ऑनलाइन में टीचर कोई कंप्यूटर तो नहीं है भाई वो सब कुछ बदल दे, है ना, तो इसलिए एक्सपीरियंस ऑब्वियसली ज़्यादा होगा तो डाउट क्लियरिंग एबिलिटी भी ज़्यादा होगी, बट सही। सब कुछ तो नहीं क्लियर हो सकता। तो आप क्या करिए, नीचे कमेंट्स आते हैं लेक्चर के नीचे, उसमें पूछिए, उसमें क्लियर हुआ तो ठीक है, नहीं आपके आजकल स्टडी ग्रुप्स बने हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, उस पर पूछिए, ठीक है। अब तो दूसरा AI ये भी भी, आ गया। हाँ एआई, वही मैं कह रहा था, जेमिनाई हो गया, चैट, जितने भी एआई बॉट्स हैं, चैट बॉट्स, आप उन पे पूछ सकते हैं, गूगल पे पूछ सकते हैं, किताब पे देख सकते हैं। अरे भाई डाउट क्लियर हो जाए, चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं। और ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एक डाउट से जेई में क्वेश्चन आ जाएगा, भाई तुम लगे रहो, अगर वो क्लियर बाई चांस नहीं भी हो रहा है तो डिसहार्टन मत हो, कोई नहीं, चलता है, एक डाउट से क्या ही हो जाएगा, लेकिन उसे क्लियर करने का पूरा एफर्ट डालो, ट्राई करो, ठीक है, तभी तुम सीखो। अब बात रही क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस पे भाई काफ़ी सारे नहीं बनते, एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, टफ टफ होते हैं, सारे सॉल्व नहीं होंगे, मेंस के नहीं होंगे, डाउट आया मॉड्यूल वगैरह में तो कहाँ से करें। तो भाई हर का एक सोल्यूशन मटेरियल प्रोवाइड होता है, उनसे पहले समझने की कोशिश करो, नहीं समझ आए अगला स्टेप है, आप जैसे कि पीडब्ल्यू में, हमारे यहाँ पीडब्ल्यू सारथी था, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, वो ऐसे कुछ 4,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन लेके आता था। तो उसमें क्या होता था कि आपकी ऑनलाइन जूम पे क्लासेस चलती थी, आप उन्हें टीचर को क्वेश्चन सेंड करो फोटो, तो वो आपको सॉल्व करके बता देते थे अप्रोच वगैरह, वो एक बढ़िया, बहुत बढ़िया चीज़ लगी थी मेरे को। लेकिन अगर आप कहोगे यार हमें पैसे नहीं खर्च करने, यार ऐसे ही करना है, तो वही है, स्टडी ग्रुप्स बने उन पे डालो, बल्कि एआई को कहो सॉल्व करने के लिए, वो काफ़ी हद तक कर देगा। हाँ जो मुश्किल क्वेश्चन है वो उसमें ज़रूर गलती करता है, तो वो मत करिएगा, तो उनका कुछ नहीं है, आप मतलब ऑफलाइन में तो इजीली सॉल्व हो जाते हैं, बट जनरली अगर आप, क्योंकि ये नोन बुक्स के क्वेश्चन होते हैं, नोन क्वेश्चन होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, आप उन्हें जनरली गूगल वगैरह पे डालो तो किसी ना किसी वेबसाइट पे किसी ना किसी बच्चे ने सॉल्व करी होते हैं, आप उसको देख के डिटेल्ड सोल्यूशन से समझ ही जाओगे। हाँ तो आपका रिलेशन कैसा था? फ्रेंड्स थे आपके ऑनलाइन में, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे थे जैसा कि पीडब्ल्यू से? हाँ मतलब फ्रेंड्स मेरे जैसे या मैं, टीचर से कितना मतलब क्लोज थे आप? हाँ, फ्रेंड्स या टीचर जी ज़्यादा क्लोज थे और कैसे? जी मैं बता रहा हूँ, मेरे स्कूल में काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे, तो मैक्सिमम क्या है कि
मैक्सिमम तो नहीं, मतलब कुछ फ्रेंड्स PWC तैयारी कर रहे थे, तो मेरा उनसे डिस्कशन रहता था कि भाई तेरा कितना हो गया, तेरा ये चैप्टर कैसे हो गया, समझ आया क्या नहीं। उनसे फ़ोन पे बात कर ली कि भाई यार मुश्किल है यार, कैसा हो रहा है। बट एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए जर्नी में थ्रू आउट गिव अप ना करने का एटीट्यूड लेके सारे इकट्ठा चल के, ऐसा ही मैं कह सकता हूँ। मतलब सारे तो ऑब्वियसली एंड तक नहीं गए, अब वही दुर्भाग्य है इस कठिन एग्ज़ाम का। बट हाँ, तब मज़ा आता था यार कि काफ़ी सारे बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, अच्छा टीचर लगता था। से कनेक्शन था आपका? टीचर तो यार ऑनलाइन थे, उनसे बहुत प्यार हो गया था, इतना 2 साल तक उन्हीं को देखते रहे दिन रात, उनसे ही पढ़ा तो कनेक्शन हो गया था। भले ही हमारे समक्ष नहीं थे, हमारे सामने नहीं थे, देख नहीं सकते थे, बट हाँ ऑनलाइन स्क्रीन पे भी हो लेकिन उनसे प्यार तो हो ही गया था, मतलब अटैचमेंट हो गया पर्सनल था। कनेक्शन था, मींस उनसे चैटिंग वगैरह चलती थी या हाँ, वो प्रिपरेशन के लिए क्योंकि मैं AIR बैच में था तो कुछ पर्सनल टीचर्स जो थे जो लाइव बैच में भी पढ़ाते थे। या मेंटर्स वगैरह? हाँ, जैसे रोहित अग्रवाल सर हो गए, सलीम सर हो गए, उनसे मेरी चैटिंग हुई है, बात भी हुई है, और उनसे गाइडेंस भी मैंने ली है, तो अच्छा मेरा मतलब चला है। और बाकी मेंटर्स रहते थे हमारे, तो सही था। तो एनसीईआरटी के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? क्या आपने एनसीईआरटी को यूज़ किया था अपने प्रिपरेशन के दौरान, या जेईई मेंस स्पेसिफिक तो कुछ टॉपिक्स आपने यूज़ किया था कि नहीं? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जनरली जेई वाले बच्चे समझते हैं। हाँ, एनसीईआरटी क्या है, हम जेई के स्टूडेंट हैं, एनसीईआरटी ऐसे भाई, ये तो हलवा है। हाँ ये हलवा है, एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी कुछ नहीं हल। तो भाई मैं ये कहना चाहूँगा कि हाँ, एनसीईआरटी इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर जेई, बिल्कुल नहीं है। बट आप, मैं कहूँगा कि मैथ्स की तो एनसीईआरटी मत ही करो भाई। मतलब हाँ, आपको बोर्ड्स के लिए कर सकते हो, क्योंकि जैसे आपका जेई मेंस अटेम्प्ट 1 हुआ तब आपको एकदम बोर्ड्स के लिए लगना होगा। जो ड्रॉपर है वो उनको तो क्या ही जरूरत, मत ही करें, ठीक है। लेकिन मैं 12th वाले स्टूडेंट्स को कहूँगा एक बार ज़रूर करके देखना, क्योंकि बोर्ड्स में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं। नहीं तो आप यूट्यूब पे एक्सरसाइज का सोल्यूशन देख सकते हो कि किस तरह से लिखा जा रहा है। तो ये मैं कहूँगा मैथ्स के लिए। फिजिक्स का मैं कहूँगा हाँ यार मत करो, मतलब लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है उसकी। थोड़ा बहुत रीडिंग ले सकते हो, अगेन बोर्ड्स में काम आ सकता है थ्योरी लिखने के लिए, और कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप एक एक चैप्टर की रीडिंग ले लोगे तो आपके डाउट ज़रूर क्लियर हो जाएंगे। प्लस बैक एक्सरसाइज के कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अच्छे हैं जो सोचने पे मजबूर करते हैं, तो वो भी कर सकते हो। केमिस्ट्री की मैं कहूँगा कंपलसरी है, लिटरली कंपलसरी। भाई आजकल तुमने देखा होगा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्टली वो एनसीईआरटी की लाइन उठा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, स्पेशली इनऑर्गेनिक में, जेईई है मेंस ना। में, हाँ। अब वो बच्चे एनसीईआरटी पढ़ के नहीं जाते, भाई पता नहीं कौन कौन एडवांस लेक्चर देख ली, कौन कौन उसने बुकें कर ली। फिर अब बोलते उसने हैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, वो कहेगा यार आउट ऑफ सिलेबस। हाँ आउट ऑफ सिलेबस है। भाई तूने नहीं देखा तो आउट ऑफ सिलेबस थोड़ा ना हो गया भाई। तो एनसीईआरटी पढ़ के जाओ, मैं खुद उस टाइम बहुत अच्छे से पढ़ के गया था, एक एक लाइन चार्ट इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में और फिजिकल में। एंड केमिस्ट्री की तो यार प्लीज़ मतलब पढ़ के जाना, रिक्वेस्ट करता हूँ तुम लोगों से। तो मतलब बच्चे रीडिंग करते हैं जब, तो उनको याद नहीं होता, तो आपने कुछ टेक्निक यूज़ की? मतलब एक लाइन पढ़ते हैं, अगली लाइन पे जाते हैं भूल जाते हैं। अरे इसी वजह से तो बायोलॉजी से बच के आए यार। तो यार मैं कहूँगा भाई दिमाग को इतना भी वो बनाओ कि यार याद नहीं होता। भाई याद करनी पड़ेंगी चीज़ें, अगर एग्जाम में तुम्हें 10x फास्टर होना है तो मैथ्स के फॉर्मूलाज भी याद करने पड़ेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट याद जैसा करना कि मैथ्स और फिजिक्स के टीचर बोलते हैं तुम तो लॉजिकल स्टूडेंट हो, इसे रटना नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। नहीं है, हाँ रटना वही है। वही तो केमिस्ट्री में भी वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं, देखो, क्या ऐसा करना चाहिए? मैं ये कहूँगा कि केमिस्ट्री वफादार है, आईआईटी का द्वार है, ये बात हर साल प्रूव हुई है। तो केमिस्ट्री लिटरली आपको अगर आगे जाना है तो जेई में बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स मैथ्स टफ होती जाएगी लेकिन केमिस्ट्री अंडरस्टैंडेबल रहेगी। मतलब अब आप सोचोगे यार याद नहीं हो रहा, भाई लिख लिख के याद करो, करना तो पड़ेगा ना। मतलब मैं पूछ रहा हूँ आपके पास और कोई ऑप्शन है? नहीं याद करना तो ऑप्शन है ही नहीं ना, तो बस करो याद, कैसे नहीं होगा, पढ़ो 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, 100 बार पढ़ो, लिख के याद करो, हो ही जाएगा एंड में तो। सेम रिएक्शंस जो होते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के। हाँ ओके। तो और सॉल्ट एनालिसिस एक चैप्टर है, वो भी जेईई मेंस में है। जी वो लिटरली बहुत कठिन चैप्टर है, वो 12th के एंड में आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लाइक जेईई मेंस में उसका तो पोर्शन बहुत कम है। कम है लेकिन क्वेश्चन आ जाते आ हैं जाते एक्चुअली। हैं, अगर तो आपको उससे डी ब्लॉक एफ ब्लॉक की अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इनफैक्ट टी ब्लॉक की भी रिएक्शंस की जो कि एडवांस का पार्ट है, तो आपका सॉल्ट एनालिसिस अच्छा होना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक वाला। केटाइंस हुए उसमें एनाइंस वाला पार्ट है जो बेसिक बेसिक रिएक्शंस है, मैं कह रहा हूँ कि अच्छे कर लेना। मैं अटेम्प्ट 1 में छोड़ के गया था, लेकिन 2 में भाई मतलब 1 में ही मेरे इतने सारे क्वेश्चन आ गए, और 2 में भी मैं करके गया तो काफ़ी सारे क्वेश्चन और बन गए। भाई लगता है बहुत, हाँ मैं मान रहा हूँ टफ है, इतना याद करना उसमें इतने सारे रिएक्शन है, कैसे होंगे। तो मैं कहूँगा भाई अच्छे टीचर किसी से पढ़ो जिसने समझा के पढ़ाया हो, एक एक रिएक्शन को समझो, देन याद करो, देन प्रॉपर्टी देखो, देन कलर देखो, कुछ वक्त बिताओ उसके साथ, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, कैसे नहीं होगा। नोट्स बनाओ प्रॉपर, लिख लिख के याद करो, एट द एंड हो जाएगा। तो बच्चे प्रिपरेशन के दौरान पूछते हैं कि यार पीवाईक्यूज करना चाहिए कि नहीं, अरे उसका क्या महत्व है? अरे अरे इसका मतलब मैं यही यूज कहूँगा कि भाई तुम किसी नई जगह जा रहे हो, हैं नई जगह जा रहे हो, तो किसी अनजान जगह पे क्या तुम ऐसे ही चले जाओगे क्या, है बस। किसी अनजान जगह पे ऐसे थोड़ी ना चले जाओगे, टूर गाइड को साथ लेके जाओगे ना। हाँ। तो यही यहाँ पे जेई में टूर गाइड कौन है, पीवाईक्यूज है भाई, वही तो तुम्हें बताएंगे ना कि पहले क्या था, कैसा क्या क्या आ रखा है। तुम ऐसे ही चले जाओगे भाई बिना देखे, तो ऑब्वियसली तुम्हारे लिए ही डिसएडवांटेज है।
पीवाईक्यू से क्वेश्चन प्रैक्टिस तो होगी, जो तुम्हारी कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग तो होगा ही। तुम्हें पता चलेगा कि पुराने सालों में जेई ने, एनटीए ने कैसा कैसा Question सवाल पूछे हैं, फ्रेमिंग करी है, किन किन टॉपिक पे वेटेज दी है, किन किन टॉपिक को अच्छे से करना है, क्या क्या पैटर्न है, कैसे कैसा मैं एग्जाम को कर सकता हूँ, स्ट्रेटजी डेवलप कर सकता हूँ। तो बहुत ज़रूरी है कि एटलीस्ट 5 साल के तो लगा के जाना। जैसे कि मतलब अगर क्या किसी बच्चे ने सारे पीवाईक्यूज करे हैं तो क्या उसका जेई मेंस में 99.5 प्लस परसेंटेज आ सकता है? अगर उसने पिछले 5 साल के सारे पीवाईक्यूज को खुद से Solve सॉल्व किया कर लिया है, जो नहीं हो उनके एक्सप्लेनेशन देख लिया है, जो नहीं हो उनसे रिलेटेड कंसेप्ट को पढ़ लिया है, पीवाईक्यू से सीख लिया है, तो भाई मैं कह रहा हूँ उसका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर एग्जाम में उसने अच्छे से अपना आउटपुट दे दिया। बहुत अच्छी। तो एग्ज़ाम से पहले 2-3 दिन जेईई मेंस के उसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं यार, क्या करें, क्या शॉर्ट नोट्स पढ़ें या कुछ और केमिस्ट्री ही सिर्फ पढ़ना चाहिए, सिर्फ मैथ्स पढ़ें कि मैं सिर्फ फिजिक्स पढ़ें, डाउट रहता है उनको। तो उस समय उन्हें क्या करना चाहिए? आपने क्या किया था बेसिकली? हाँ देखो, ये सही सवाल है। क्या हुआ था कि भाई, क्या होता है कि भाई एग्जाम से 1 महीना पहले बहुत टेंशन होने लगता है यार, क्या करें क्या नहीं भाई। तो मैं तो ये कहूँगा कि कोशिश करो 1 महीना पहले तक तो सिलेबस डन कर ही दो यार। मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि तब भी आप सिलेबस करी जा रहे हो, वो तो आपके लिए डिसएडवांटेज है। हाँ बट अगर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तब भी रह गए तो भाई पहले उन्हें कवर करो, फिर टाइम मिले तो शॉर्ट नोट से बचे हुए चैप्टर का रिवीजन करो। और स्पेशली अगर मैं कहूँ जिन बच्चों के लिए जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 3 महीना पहले, तो भाई जमकर रिवीजन करो। हर एक में जाओ, जो कंसेप्ट मुश्किल लगता था, जो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, उसका सारे वैरायटी के सवाल देख लो, सब कर लो। और शॉर्ट नोट्स हम सबको पढ़ लो, सारे फॉर्मूला टिप्स पे कर लो। और स्पेशली अगर मैं बात करूँ 1-2 दिन पहले, तो भाई 1-2 दिन में तो कुछ पढ़ के तुम कोई बड़ा तीर नहीं मार लोगे। ऐसा तो नहीं होगा कि भाई तुम्हारा एक दिन अगर तुमने नहीं पढ़ा तो तुम्हारे मतलब परसेंटाइल कम हो जाएगी। नहीं भाई देखो, मैं ये कहूँगा कि स्पेशली अगर मैं 1-2 दिन की बात करूँ, 2-3 दिन, 3-4 दिन एग्जाम का, उस टाइम बहुत टेंशन होती। तो आप पुरानी एक तो जो शिफ्ट आ रही है उनके यूट्यूब पे लाइव चलते हैं, उनके क्वेश्चन देख लो कि भाई एनटी किस तरह का पूछा है। जो वेटेज है उनको एक बार दोबारा रिवाइज कर लो शॉर्ट नोट से गो थ्रू करके। या फिर ऐसा करो कि सारे शॉर्ट नोट्स एक तरह ऐसे टेबल पे बिछाओ। मैंने ऐसे ही करा था, अब सारे चैप्टर्स के ना पेजेस ऐसे ही टेबल पे बिछाए थे, सब पे नज़र डाल दी थी, सारे फॉर्मूला टिप्स पे कर दिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मेरे को मुश्किल लगता था और जो वेटेज हाई उनको एक बार देख के मैं चला गया। बहुत अच्छे। तो बच्चों का ये भी रहता है क्वेश्चन कि क्या जेईई मेंस के कितने मॉक टेस्ट हैं? भाई ऐसा जितना कोई हो फिक्स सके उतना दो। ऐसा कोई फिक्स है क्या कि भाई मतलब हम इतना टेस्ट दे देंगे तो हमारा कंफर्टेबल हो जाएगा यार, हम जेईई मेंस में हो सकते हैं? भाई अगर तुम्हें सेंचुरी बनानी है तो जितनी बैटिंग की प्रैक्टिस करोगे उतनी तो फायदे में रहोगे ना। जेई में अगर तुम्हें जाना है रणभूमि में, तो क्या होगा, कुरुक्षेत्र में जाना है, युद्ध करने जाना है, तो जितनी तलवारबाजी करोगे उतना ही तो सही रहेगा ना तुम्हारे लिए। तो भाई मॉक टेस्ट वही तो है तुम्हारे लिए। क्या है कि भाई जो होने वाला है उधर, उससे पहले तुम्हारी तैयारी है, सेम एग्जाम एनवायरनमेंट है, सेम पैटर्न पे टेस्ट है। हाँ तो भाई देने चाहिए भाई, सिलेबस पूरा हो गया तो जल्दी से दो जितने हो सकते हैं। मेरे ख्याल में तो 10 एक के करीब सफिशिएंट है। 10 मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट, 3 घंटे वाले, टाइमर लगा के प्रॉपर एग्जाम एनवायरनमेंट में, शांति में, लाइट में, चेयर टेबल पे बैठ के दो और उनसे एनालाइज करो भाई ये क्या हो रहा है, कहाँ मैं पीछे रह रहा हूँ, किन किन टॉपिक्स में पीछे रह रहा हूँ। और कोशिश करो मॉक टेस्ट थोड़ी अच्छी कोचिंग कर लो, क्योंकि वो फायदे में रहता है जहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे एक साथ दे रहे हो। तो टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, तो किसी भी अच्छी कोचिंग के जहाँ काफ़ी बच्चे एक साथ बैठ रहे हो, ताकि आपको कंपटीशन की फील आ जाए। तो आप नाम बता सकते हैं क्या कुछ कोचिंग, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं अच्छी कोचिंग तो जैसे कि उठा लेते हैं एलन गागो एकदम टफ, हाँ, वो फिर सदमे में चले जाते हैं यार मेरे नंबर इतने आ रहे हैं। वो थोड़ा रहता है एग्जाम से। अगर आप इतनी ही टफ उठा लोगे तो वो टफ हो जाएगा और आप खुद भी सोचोगे यार मैंने ऐसा क्या कर दिया, कहीं मैं मतलब आपके अंदर ही अलग विचार चलने लग जाते हैं, डिमोटिवेटेड हो जाते हो यार, नहीं यार अब नहीं होगा मेरे से। तो बस ऐसी कोचिंग कर लो जिसको आपको सही लग रहा है। जैसे कि मेरे हिसाब से PWEITS काफ़ी अच्छा होता है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। PW में क्या है, बच्चे बहुत ज़्यादा है, मास है, तो उसमें आपको कंपटीशन अच्छा मिल जाएगा और लेवल भी सही रहता है। बाकी और भी कोचिंग रेफर कर सकते हो जैसा आपको लगे। तो जेईई मींस मॉक टेस्ट या टेस्ट देने के बाद बच्चों का ये रहता है सवाल कि यार एनालाइज कैसे करें टेस्ट को, उनका पूरा टाइम चला जाता है, उनको समझ नहीं आता यार कैसे एनालाइज करें। उनको मतलब अटेम्प्ट क्वेश्चन करें या जो छूट चुके हैं उसे करें, उसका सिलेबस करें या जो याद नहीं है उस पर फोकस करें, क्या ऐसा देखो करें? तुमने टेस्ट दिया, सपोज तुम्हारे 300 में से 186 मार्क्स आए एग्जाम्पल के तौर पर, तो तुम क्या करोगे? जितना क्वेश्चन तुमसे एग्जाम में नहीं बना, देखते ही छोड़ दिया, उन्हें एक जगह लिखो, मतलब उन टॉपिक्स को एक जगह लिखो, ठीक है। जितना क्वेश्चन तुमने गलत करा उन टॉपिक्स को लिखो, और जितना तुमने सही करते वक्त तुक्के मारे थे, क्योंकि कई बच्चे होते हैं एलिमिनेट करके ये नहीं होगा ये नहीं होगा, अरे इन दोनों में से ये बात है, तो कई बच्चे ये करते हैं, उसे भी करो भाई। मैंने देखा है कि ये सही हो गया, अरे भाई फिर तो ठीक, उसे भी एनालाइज करो कि यार इसमें मेरे को क्यों प्रॉब्लम आई, मैंने पढ़ा हुआ था ना, क्या दिक्कत आ गई। जो क्वेश्चन तुमने गलत करे उन्हें एनालाइज करो यार, क्योंकि गलत करना भाई डायरेक्ट 5 नंबर का नुकसान है ना।
जो तुमने गलत करे हैं उसको तो जरूर ही देखो भाई। क्यों मैं लालच में आ गया कि मैंने टिक कर दिया, या मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, फॉर्मूला गलत पुट कर दिया, या वैल्यू गलत पुट कर दी, या एंड में गलत कुछ निकाल दिया। तो उन सारी चीज़ों को रुको और एक बार लिख लो, और एग्जाम देने से अगली बार एग्जाम देने से पहले पढ़ लो कि भाई, ताकि तुझे रियलाइज हो जाए तूने क्या क्या पहले गलतियां करी थी और तेरे इंप्रूवमेंट का स्कोप हो, क्योंकि इंप्रूवमेंट बढ़ेगा तभी तू मोटिवेटेड रहेगा। ठीक है। और जो क्वेश्चन बिल्कुल देखते ही छोड़ दिए, उन्हें एक बार उनका सोल्यूशन देख लो, वीडियो तगड़ा था कि कैसे कैसे करना है। गलत में भी जो नहीं समझ आ रहे उनका सोल्यूशन देख लो, और उन्हें उन क्वेश्चंस को कहीं नोट करके रख लो, उनके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को नोट करके रख लो, ताकि ऐसा कुछ एग्जाम में आए तो तुम कर दो। बाकी टेस्ट देने का यही तो मकसद है ना, कि हमारी तैयारी में इंप्रूवमेंट हो, है ना। तो प्रीवियस ईयर को मॉक टेस्ट देना चाहिए। हाँ वही लगता है। छोटा सा आंसर, बच्चों को भी सवाल रहता है यार, क्योंकि बच्चे टीचर से सुनते हैं तो भरोसा नहीं करते एक बार में। हाँ। मुझे लगता है यार कोई सीनियर बता दे, मैं उन पे भरोसा कर लूँ। जैसा कि पहले भी मैंने कहा था कि PYQs करने, तो तुम PYQs की फिर वहीं से ले लो। और भाई वो पेपर तो एनटीए ने खुद बनाया है, सेम पेपर पिछले साल का, तो उसको तो करना ही चाहिए, ताकि भाई पता लग जाए कि एनटीए कैसा कैसा पैटर्न सेट करके दिया था पिछले साल का, और आइडिया हो जाए कि वो तो वही है कि PYQs ही है। तो हाँ, जैसा कि आप 12 से हैं, 12 क्लास से, 12 के साथ प्रिपरेशन किया है, तो बच्चों का ये ड्रीम रहता है AR 1। हाँ आपका भी था? हाँ जी, सबका होता है, मेरा भी था 11 तक ही था। ऑल इंडिया रैंक 100 कैडर। जी मैं एक जनरलाइज्ड वे में एक जर्नी बताऊँ तो कुछ ऐसी रहती है। जैसे कि जेई की प्रिपरेशन शुरू हुई, जर्नी शुरू हुई, तो पहला बच्चा क्या रहता है, मैं तो IIT बॉम्बे CSE AIR 1 से कम में नहीं मांगूंगा, मेरा तो फिक्स है मैं AIR 1 लाऊंगा। ठीक है। कुछ दिन बीता, मोल कंसेप्ट बीता है, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर आया है, मैथ्स पे ट्रिग्नोमेट्री शुरू की, और फिजिक्स में भाई न्यूटन लॉ NLM शुरू की। तो यार कोई नहीं, IIT बॉम्बे CSE ठीक है, AIR 1 लाना जरूरी थोड़ा है, ऐसा किसने कहा। IIT बॉम्बे CSE ठीक है, उसके लिए AIR 1 तो जाने जरूरत नहीं है ना, AIR 50 ठीक है। ठीक है ठीक है। जैसे जैसे वक्त बीता, फिजिक्स का सिलेबस आगे बढ़ा, मैथ्स का सिलेबस आगे बढ़ा, मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर आया है, केमिस्ट्री में थोड़ा फिजिकल की तरफ और बड़ा, थर्मोडायनेमिक्स आ गया। तब रहता है अरे मैं क्या सोच रहा था कि टॉप 7 IITs का CSE भी तो अच्छा होता है, IIT बॉम्बे में थोड़ा ना भाई, IIT रुड़की भी अच्छा है, IIT कानपुर भी अच्छा है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सही है ना, टॉप 7 IITs में आई एम सफिशिएंट। भाई समय बीतता है, समय बीतता है, समय बीतता है, 11th एंड होने पे आते हैं, फिर बच्चा सोचता है यार कुछ ठीक नहीं चल रहा। मैं कह रहा हूँ कोई सी भी IIT में CSE अच्छा है, क्योंकि IIT तो IIT है ना। तो फिर आती है 12th आती रहती है, 12th में सफ़र आगे बढ़ता है। फिर वो सोचता है कि IIT में CSE थोड़ा ना, ब्रांचेस और भी अच्छे हैं भाई, तो कोई भी IIT में कोई भी ब्रांच मिल जाए तो कोई बुरी बात नहीं है नहीं। फिर आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, फिर सोचता है यार NITs में CSE वो भी कोई अच्छी भाई बुरी नहीं है भाई, उन लाखों बच्चे उनके लिए भी भाई परेशान है। एंड में जाके भाई कुल मिला के मैं कहना चाहता हूँ उसका सफ़र प्राइवेट कॉलेज पे रुकता है। तो अगर आप किसी अपने गोल वो बनाओ जो अचीव कर सको। हाँ, बड़ा सोचने में कोई बुराई नहीं है, AIR 1 का सोचने में कोई बुराई नहीं है। हाँ आप देखो सपना उसका, लेकिन सिरा सोते वक्त, क्योंकि भाई AIR 1 के जो बच्चे होते हैं, AIR 100 के बच्चे होते हैं, या इनफैक्ट AIR अंडर 500 जो बच्चे होते हैं, वो 9-10 से जल्दी ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। उनको रिगरस कोचिंग होती है, 4 साल में बढ़िया तैयार करा होता है। इनफैक्ट 11 तक तो वो सिलेबस पूरा, एक साल पूरा प्रैक्टिस, 1-2 साल पूरा प्रैक्टिस, पूरा रिवीजन, पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आप अगर यही सोचते रहो यार AIR 1 आएगी या नहीं, तो आप एक अचीवेबल गोल रखिए ना, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते रहिए। आज जैसे कि मेरा टारगेट है ये चैप्टर पूरा करना है, इसके इतने क्वेश्चंस लिखने हैं, ये करना है, वो करना है, जो टीचर ने बोला है उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हुए, मटेरियल को करते हुए आगे बढ़ते जाइए। शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करोगे तभी लॉन्ग टर्म गोल पे पहुंच पाओगे। जैसा कि आपने बोला कि 9-10 में बच्चे प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं बहुत सारे, तो क्या आपको लगता है कि अगर आपने 9-10 में प्रिपरेशन की होती तो आपकी और अच्छी रैंक आ सकती थी? जी ये बढ़िया क्वेश्चन है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत से बच्चों को यदि अगर मौका मिले किसी को 9-10 में करने का, तो और आप मेरे से पूछिए कि क्या करनी चाहिए, तो मेरा उत्तर होगा नहीं। आप सोचेंगे यार ये क्या बात कर रहे हैं भाई, एडवांटेज मिलता है 9-10 में तो करने का। तो मैं ये कहना चाहूँगा भाई, सपोज एक मैराथन हो रही है, ठीक है, एक रेस हो रही है, बेसिकली मैराथन नहीं, रेस हो रही है। तो रेस है, तो उसके हिसाब से आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करना है। तो आप क्या कर दें, बाकी सारियों से पहले ही चले गए। अब आप भागते रहे, तो क्या अगर आप जल्दी भागना शुरू करें तो आप क्या जल्दी थक नहीं जाओगे क्या? उतना कॉन्स्टेंट पेस से पढ़ना आपके लिए 2 साल पढ़ लोगे, 3 साल पढ़ लोगे, बट 4 साल में जो मेंटल प्रेशर आएगा क्या आप उसे झेल पाओगे क्या? अगर आंसर इसका येस है, आपको उस प्रिपरेशन के टाइम में ही मज़ा आ रहा है, तो फिर तो करनी चाहिए, कि आपका बहुत चांसेस है अच्छी रैंक आने का।
बट मैंने अक्सर देखा है कि भाई बच्चे फ्रस्ट्रेट होके 10th क्या 11th में ही, मतलब 10th मतलब एंड तक ही नहीं पहुंच पाते, फ्रस्ट्रेट होके कि यार पढ़ाई नहीं जा रहा, इतना सारा प्रेशर है, क्योंकि वो एज नहीं होती ना उस टाइम, इतना सारा प्रेशर इतनी जल्दी हैंडल नहीं कर पाते। और 9th 10th में यार खेलने कूदने की उम्र है भाई, फ्रेंड्स बनाते हैं। तो मेरा तो आंसर नहीं है। हाँ, ये जो क्वेश्चन है कि क्या मैं कर सकता, तो जहाँ तक मेरे को लगता है कि शायद मैं कर लेता और मेरी रैंक में इम्प्रूवमेंट आ सकता था, बट आई एम सेटिस्फाइड विद बट आई हैव। ओके ओके। तो आपने अपनी प्रिपरेशन के दौरान क्या रिसोर्सेस यूज़ किए, हाँ, ये बढ़िया सवाल है क्योंकि या कोई बुक आपने फॉलो की, आप उसको टैग करना चाहेंगे या बताना चाहेंगे? काफ़ी सारे बच्चों का डाउट रहता है क्या रिसोर्सेज फॉलो करें, क्या चीज़, क्या मटेरियल सॉल्व करें। तो भाई देखो ऐसा है, सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पे तो आपका रहेगा कोचिंग मॉड्यूल। ओके। बेसिक से स्टार्ट करो, इतनी सारी एक्सरसाइजेज होंगी, जैसे LN के में जहाँ तक मेरे को पता है ऐसे रहते हैं, S1 S2 O1 O2 है ना, कुछ ऐसे ऐसे रहती है, बेसिक एडवांस फिर मतलब ऐसे ऐसे एक्सरसाइजेज है। सारे मॉड्यूल्स को सॉल्व करो, टीचर से डाउट पूछो, उन्हें डिस्कस करो, क्योंकि वो बेसिक फाउंडेशन रहेगा आपका। टीचर जो होमवर्क दे रहा है उसे प्रॉपर करके लाओ, है ना। दूसरा आपकी DPPs रहती है, उन्हें करो, DPPs को रोज़ाना सॉल्व करो, अच्छा आपके लिए रहेगा, ठीक है। फिर प्रैक्टिस शीट आपको कोचिंग से मिलती होगी, प्रैक्टिस शीट सॉल्व करो। उसके बाद यदि अगर टाइम मिले तो बुक सॉल्व करो। जी हाँ, बुक सॉल्व करना फ़ायदेमंद रहता है, मैंने भी करी थी। मैं अगर सजेस्ट करूँ तो मैथ्स के लिए सेंगेज बेस्ट है। सेंगेज 5 लिटरली वॉल्यूम बेस्ट आती है। है जो, हाँ, जो 5 वॉल्यूम, वो एक वाली कंबाइंड आ रही है वो नहीं, 5 5 वॉल्यूम आते हैं वॉल्यूम मोटे, कैलकुलस की, अलजेब्रा एग्जाम्पल की, के साथ सारी ट्रिग्नोमेट्री की, एक्सरसाइज। वेक्टर की। हाँ, तो आप उसमें सारे एग्जाम्पल सॉल्व करिए, एक्सरसाइजेज एक्सरसाइज सॉल्व करिए, वो बहुत बढ़िया बुक है, लिटरली एडवांस तक जाती है ना। और फिजिक्स अगर में। मैं बात करूँ फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आप HC वर्मा की फॉर कंसेप्ट बिल्डिंग, और वो जो मैंने मॉड्यूल वाले बात करी वो यूनिवर्सल है, कंसेप्ट बिल्डिंग के HC वर्मा बढ़िया बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। ओके। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस के, तो आप DC पांडे कर सकते हैं, बट मेरा पर्सनल सजेशन इसमें भी सेंगेज का ही रहेगा। सेंगेज में बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिए हैं फिजिक्स में, मतलब एग्जाम्पल्स वगैरह तो बहुत ही अच्छे हैं, मतलब मैंने भी करी है, तो आप सेंगेज को रेफर कर सकते हैं। टाइम कमी है क्योंकि सेंगेज बहुत मोटी बुक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है, थ्योरी भी है, तो टाइम कंस्ट्रेंट है, तो एक आध वॉल्यूम छोड़ दीजिए, मतलब मैक्सिमम हो रहा है तो आप कर लीजिए। बाकी कुछ लोग पूछते हैं कि IE रूडोफ, हाँ तो वो भी अच्छी किताब है, वो थोड़ा एडवांस लेवल की किताब है, उसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होनी चाहिए, है ना, मैथमेटिकल लेवल ज़्यादा होना चाहिए। तो 11th में तो मैं कहूँगा नहीं करी, क्योंकि उसमें हर क्वेश्चन में कैलकुलस, हर क्वेश्चन में कैलकुलस, है ना। तो कर सकते हैं 12th में, बट आपकी मर्जी है, टाइम मिले तो जो कर सकते हैं, जहाँ तक जा सकता है उतना जाइए। क्या इन सारी और जो बुक, केमिस्ट्री के लिए मैं कहूँगा फिजिकल के लिए सेंगेज अच्छी है, बाकी एनएमएसटी को भी रेफर कर सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया किताब है। ऑर्गेनिक के लिए मैं कहूँगा कि आपको बुक की ज़रूरत नहीं है, क्लास नोट्स को ही फॉलो करिए, मॉड्यूल को ही करिए, प्रैक्टिस शीट करिए, हो जाएगा ना। ऑर्गेनिक के लिए भी मैं कहूँगा कि हो जाएगा। तो जैसा कि आपने इस बुक को बताया कि ये बुक है, तो क्या आपने सारे क्वेश्चन उसके सॉल्व किए थे या कुछ पार्टिकुलर फिक्स क्वेश्चन हाँ, आते हैं? देखिए जैसे सेंगेज है वो बहुत मोटी किताब है, कई क्वेश्चन ऐसा मेरा आज भी होगा, उनमें मार्क जो डाउट रहेगा वो क्लियर ही नहीं हो पाया, या कई क्वेश्चन ऐसा हो गया यार फ्रस्ट्रेट हो गया कि हो ही नहीं रहा, वो छूट गए या ऐसा हो गया। लेकिन ट्राई करिए कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ द बुक, जैसे कि मैंने करा, ट्राई करा है कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ द बुक हो जाए, बाकी जितना हो रहा है उतना में खुश रहिए। ओके, बहुत बढ़िया। मतलब जितना आपसे बुक क्वेश्चंस हो रहे हैं उस बुक के, उतने में कुछ चाहिए, मतलब ये ऐसा नहीं कि आपको पूरी बुक कंप्लीट करना है, कोई बुक पूरी कंप्लीट नहीं करता। एफर्ट डालिए पूरा करने का, एफर्ट डालिए ज़रूर, कि आप एक को लेके बैठे, एक को ही पूरा करने का कोशिश करिए, बट इसमें मत रहिए यार मेरे उसमें 5 सवाल छूट गए, पूरा दिन इसके सोचने में बर्बाद कर दिया। इससे अच्छा आप कोई और नए सवाल 5 देख लीजिए, उनसे आप सीख जाएंगे, समझ रहे हो। और आप पूरे बुक भी नहीं कर सकते, हाँ। ऐसा भी है। मतलब AR1 भी है ना, तो उसने पूरी बुक नहीं की होगी इस वक्त, उसके टीचर्स ने जो आप बताया है उस पार्ट फिक्स क्वेश्चंस होते हैं। भाई हाँ, ये बात ध्यान रखना कि कोई भी स्टूडेंट पूरा होमवर्क नहीं कर सकता, कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो उसने सोचा होगा भाई इतना मटेरियल मेरे को करना है मेरे, और वो कर लिया, या ईयर 1 ने भी जो जो सोचा होगा ना मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो उसका भी कुछ कुछ रह गया होगा। तो ये मत सोचिएगा यार मेरा इतना रहेगा, इतना रहेगा, तो शायद मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, भाई नहीं, जितना तूने करा है वो सफिशिएंट है, फुल कॉन्फिडेंस से बस आगे बढ़ता रहो। क्योंकि जो टीचर्स देते हैं ना, वो बच्चों की कैपेबिलिटी से बहुत ज़्यादा देते हैं, तो जितना आपसे हो रहा है उसको कीजिए। हाँ, क्योंकि भाई अगर तू 5 सवाल कर सकता है, टीचर तुझे 10 देगा ताकि तू कोशिश करके 7 कर ले जाए। अगर तू 30 सवाल कर सकता है तो टीचर तुझे 50 देगा ताकि तू एफर्ट डाल के 40 कर ले जाए। तो टीचर्स यही सोचता है कि तेरा बेटरमेंट हो, बस यही ध्यान रखना। तो आपका मोटिवेशन क्या था जेई का? मोटिवेशन, यार मोटिवेशन तो यही था कि यार बस कॉलेज अच्छा मिल जाए कॉलेज अच्छा। लेना है, अच्छे कॉलेज में आके बस थोड़ा अच्छा कॉलेज हो तो फ्रेंड्स अच्छे बनते हैं, आपको एक कॉलेज लाइफ अच्छी मिलती है, हॉस्टल लाइफ अच्छी मिलती है। इन्वायरमेंट अच्छा मिलता है। हाँ, क्योंकि पर्सनल डेवलपमेंट का एक्चुअली आपको ओके, बेटर पर्सनल एनवायरनमेंट मिलता है। डेवलपमेंट। और क्योंकि मैंने भी कहीं से सुना है कि जो आपका जो कॉलेज लाइफ का पीरियड होता है ना, वो 4 साल, वो शायद आपकी ज़िंदगी का बेस्ट फेज में से होता है। तो बस अगर आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा तो ओवरऑल डेवलपमेंट में जो 4 साल होंगे वो आपके बेस्ट बीतेंगे, बस यही मोटिवेशन ओके, था। तो
अपनी प्रिपरेशन के दौरान आपका पेरेंट्स का क्या सहयोग था? क्या उन्होंने सपोर्टिव पेरेंट्स थे? हाँ, क्योंकि मैंने घर पे ही रह के प्रिपरेशन करी है, तो यहाँ सपोर्टिव पेरेंट्स थे। मतलब जैसे कि मैं बैठ के एक जगह पढ़ता था, तो मम्मी जो है जैसे खाने पीने की कोई चीज़ हो गई, पानी हो गया, वो एक वही जगह आके ला देती थी। इसे ही मैं बहुत बड़ी सपोर्ट मानना चाहूँगा। बाकी फाइनेंशियल सपोर्ट तो रहता ही है पेरेंट्स की तरफ से, और अंडरस्टैंडिंग थे मेरे पेरेंट्स, समझते थे जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं। तो इस तो जैसा कि आपके फ्रेंड्स थे, बहुत सारे स्कूल के फ्रेंड्स थे, ऑनलाइन आपने प्रिपरेशन की, तो क्या पॉजिटिव पीयर प्रेशर आपको महसूस हुआ या नेगेटिव पीयर प्रेशर था आपका जब आप बात करते थे? तो आपको कुछ प्रेशर फील होता था? एक्चुअली ऐसा होता था उस पूरे फ्रेंड ग्रुप में, सबसे ज़्यादा टेस्ट वगैरह में मार्क्स मेरे ही आते थे। ओके। तो वो मेरे लिए एक तरह का मोटिवेशन का काम करता था कि यार मैं अच्छा जा रहा हूँ, मेरे को इन सबसे अच्छा करते रहना। क्योंकि वो मेरे से पॉजिटिव पीयर प्रेशर लेते थे कि यार इसके ज़्यादा है, तो वो एफर्ट डालते थे, फिर उनको देखते हुए मैं भी एफर्ट डालता था, इसलिए ओवरऑल हम आगे बढ़ते रहते थे। ग्रुप का कंबाइंड डेवलपमेंट होता था। तो जैसे कि बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं, उसके बाद वो प्रिडिक्ट करते हैं यार कि मेरे इतने आ जाएंगे, जैसे मान लीजिए 200 नंबर आए उनके, तो वो प्रिडिक्ट करने लगते हैं यार मेरी तो इतनी समवट रैंक आएगी। रैंक प्रिडिक्टर से क्या ये ऐसा करना चाहिए, जज करना चाहिए खुद को इस नंबर से जो मॉक टेस्ट में आ रहे हैं? देखो यार, मतलब ये तो पर्सनल चॉइस है, मतलब जैसा जिसकी इच्छा है जो आप करते थे कि वो नहीं? करे। आप करते थे या नहीं? मैं करता था या नहीं? नहीं, मैं नहीं करा। हाँ, एग्ज़ाम के बाद जब शिफ्ट हो गई, तब नंबर कैलकुलेट कर लिए अपने, तब ज़रूर कराया कि यार अब कितनी रैंक आ जाएगी, क्योंकि अब तो हो गया ना, समय बीत गया। बट मैं कहूँगा कि क्यों ही करना, क्या ये प्रिडिक्टर, हाँ स्टडी करिए डेटा, बट बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होते मेरे हिसाब से। तो मत करो भाई, पढ़ लो, जितना टाइम है पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। मार्क्स जो हैं वो कम क्यों हैं, उन्हें एनालाइज करने में समय व्यतीत करो। तो नोट्स बनाए थे आपने सारे हाँ, सब्जेक्ट के? सारे बनाने सब्जेक्ट चाहिए कि नहीं? मेरे हिसाब से तो देखो बनाने चाहिए। एंड वक्त पे कोई काम नहीं आएगा, सिर्फ आपके नोट्स काम आएंगे भाई। एग्जाम से पहले नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को जल्दी रिवाइज करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। तो शॉर्ट नोट्स बनाए थे? हाँ, शॉर्ट नोट्स रिवीजन के लिए, जैसे जे मीन्स के लिए स्पेशली एकदम क्विक रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स आर वन ऑफ द बेस्ट चीज़। आप एकदम सारे फॉर्मूला को देखते ही मतलब विजुअलाइज हो जाता है कंसेप्ट कि हाँ सर ने ये डायग्राम बनाया था, सर ने वो डायग्राम बनाया था, सर ने डिस्क बनाई थी, फिर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई थी, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ। तो शॉर्ट नोट्स बढ़िया है, क्विक चीज़ है। बच्चे पूछते हैं यार कि शॉर्ट नोट्स का टाइम कहाँ से लाए? शॉर्ट नोट्स बनाने का भी टाइम चाहिए भाई साहब। ओ माय गॉड, चैप्टर खत्म हुआ, एकदम शॉर्ट नोट्स बनाओ और पढ़े करो। शॉर्ट नोट जैसे चैप्टर खत्म हुआ, आप एक बार क्या करिए, उसको रिवाइज करिए। सर ने जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ बनाई, अपने मेन नोट्स में डिब्बे बनाइए, बॉक्स बनाइए, फिर एक दो पेज निकाल के उसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एज इट इज छाप दीजिए। कुछ और नई इंपॉर्टेंट चीज़ पता लगी तो उसमें स्पेस छोड़ दीजिए और लिख दीजिए। 5 मिनट पे काम। समवट कितने पेज का आप शॉर्ट नोट्स बनाते थे एक चैप्टर का? देखिए, ये एक्चुअली पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर सकता है, मतलब चैप्टर टू चैप्टर? टू चैप्टर भी और पर्सन टू पर्सन भी। ओके। किसी को कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही हो सकता है, किसी को पता अरे यार ये तो मेरे को पता मतलब है। वो डिपेंडेंट है, हाँ, खुद पे डिपेंड करता खुद है पे डिपेंडेंट है, कि मतलब आपको आपको कौन जो सी जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगी आपके लेवल पे, वो आप उस शॉर्ट नोट्स में रखिए। बेसिकली भाई इंपॉर्टेंट का मतलब है कि इंपॉर्टेंट मतलब कोई जो आप चीज़, भूल रहे हो जल्दी से। हाँ मतलब कोई कंसेप्ट है, वो एक बच्चा ए को समझ नहीं आ रही, उसे दिक्कत आ रही है क्वेश्चन में, वो बार बार बोल रहा है, लेकिन एक बच्चा बी वो इजीली एप्लीकेबल करके क्वेश्चन इतने सारे प्रैक्टिस कर लिए। एक्चुअली वो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा वो फैक्टर होता है। हाँ। क्योंकि अगर प्रैक्टिस कम करिए तो उन कंसेप्ट को आपको विजुअलाइज करने में, मेमोराइज करने में, अप्लाई करने में प्रॉब्लम दिक्कत आएगी। दूसरा चैप्टर टू चैप्टर, जैसे ट्रिग्नोमेट्री होगी, बहुत सारे फॉर्मूला, उसके शॉर्ट नोट्स बड़ा बनेगा। पैराबोला है, उसके बहुत सारे फॉर्मूला, उसका बड़ा बनेगा। लेकिन बाकी फिजिक्स के कुछ चैप्टर हुए, एसी मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, उनके छोटे छोटे बन जाएंगे। तो मेन मेरा कहने का मतलब है वो शॉर्ट नोट्स आपके सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चैप्टर को जो आपके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है उसको समराइज कर देना चाहिए। ओके। एक लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज का नहीं, हाँ आज का लास्ट क्वेश्चन है पॉडकास्ट का। हाँ, ओके। जेई मेंस की प्रिपरेशन के दौरान आपको क्या गलतियां महसूस हुई जो आपको नहीं करनी चाहिए? आपको अभी भी रिग्रेट होता है यार मैं उस समय अगर ये कर लेता तो मेरा रैंक बढ़ सकती थी? अरे अरे यार, ये देखो, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और इसका मैं चाहूँगा कि इत्मीनान से आंसर देना चाहूँगा। तो जैसे कि जो फ्यूचर बच्चे हैं वो गलती ना करें अपने प्रिपरेशन के दौरान। हाँ हाँ, देखिए क्या है कि हमारे यहाँ कहा गया है कि, हमारे यहाँ मतलब हिंदू माइथोलॉजी में कहा गया है कि रामायण एक ऐसा महाग्रंथ है, महाकाव्य है कि जो हमें सिखाता है कि हमें क्या क्या करना चाहिए जीवन में, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप, क्योंकि भगवान प्रभु श्री राम का जैसे जर्नी थी, आप उनको सीखने की बहुत सारी क्वालिटीज़ मिली। एक और दूसरा महाकाव्य है महाभारत, उसमें हमें सिखाया गया है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जानने से अभी अभी तक हमने क्या जाना कि हमें क्या क्या करना चाहिए, बट ऐसी भी कई बातें हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, और ये आपके एग्ज़ाम के स्कोर को बहुत बदल सकती हैं। तो यही मैं अभी आपको कुछ ऐसी बताने वाला हूँ, सारी ऑलमोस्ट कवर करने की कोशिश करूँगा कि क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरे को पता है ना यार, मतलब मैं देखता था अपने साथ यार वो ये कर रहा है तो उसका यहाँ से नुकसान हुआ, मैंने भी कुछ ऐसी चीज़ें करी जो मेरे को लगता था नुकसान कर हो गया।
तो कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या करते हैं, हमें कोई चैप्टर पसंद आ गया, अरे यार ये तो बहुत ही मस्त चैप्टर है, मज़ा ही आ गया, इंटरेस्ट आ गया, उसी को पीएचडी करने लग जाते हैं भाई साहब। हाँ भाई इसमें तो मज़ा ही आ रहा है, इसके क्वेश्चन बन ही जा रहे, करते रहो करते रहो करते रहो, भाई पता लगा इतना सारा समय निकल गया, जो हमारा टीचर है वो अगले चैप्टर पे मूव भी करते, उसके क्वेश्चन शीट नहीं होते। तो इस चक्कर में आप क्या, इस चैप्टर से तो लिमिटेड सवाल आ ना, उनकी प्रैक्टिस कर ली, ठीक है भाई आगे बढ़ो, रिवीजन के टाइम कर लेना, एडवांस लेवल और बाद में कर लेना, आपने जितना कर लिया उतना सफिशिएंट है ना। अब आप उसकी वजह से अपना सिलेबस रोक दोगे तो वो तो बेकार चीज़ है भाई। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि भाई कंसिस्टेंट ना रहना, थोड़ी सी जो कहते हैं ना कि थोड़ा सा ही आपको सफलता प्राप्त हुई, एकदम आपका ऊपर तेवर ही बदल गए हैं, फिर कुछ नहीं, अरे यार ये तो इजी है, ये तो वो है। टेस्ट में भाई, एक टेस्ट में यूनिट डायमेंशन का टेस्ट हुआ, 280 नंबर आ गए, भाई मैं तो आप कर लूँगा, आईटी बॉम्बे का भाई। लंबी जर्नी है, मैराथन है, ये कोई 100 मीटर स्प्रिंट नहीं है, बने रहना, हवा में मत उड़ने लग जाना बीच में। दूसरा ये है कि भाई अपने आप को कंपेयर करना, अरे यार उसका इतना हो गया, मेरा इतना कम है, उसके तो टेस्ट में इतने स्कोर आ गए, तो भाई तू उसका और अपने बीच का जो डेल्टा डिफरेंस है उसको कम करना, डीएक्स को कम कर, है ना, अपने और उसके बीच का गैप कम कर, उससे इंस्पिरेशन ही ले दे। तो ये एक बहुत ही मैं महत्वपूर्ण चीज़ कहूँगा। दूसरा ये कि कई यार ये सोचते हैं कि सिलेबस पूरे करने से अच्छा कि यार जितना मैंने करा है पहले उसे ही अच्छा सा कर लूँ, वो बात ठीक है, उसे अच्छा सा करना है, बट सिलेबस अगर आप पूरा करके जाओगे ना, एटलीस्ट हर चैप्टर के फॉर्मूले भी पढ़ के चले जाएँ, तो जेईई मेंस में ऐसे चांसेस है कि आप कोई नया क्वेश्चन आए जो आप चैप्टर नहीं भी पढ़ गए, फॉर्मूला अच्छे से पढ़ के गए, आप कर जाएंगे। और एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैं पहले सारा सिलेबस पढ़ लूँ, सारा थ्योरी कवर कर लूँ, फिर हर एक चैप्टर के क्वेश्चन बैठ के करने लगूँगा। भाई मत करना ये, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि वो कंसेप्ट कवर ही नहीं हुआ अगर आपने उसके क्वेश्चंस नहीं करे, क्योंकि क्वेश्चन से ही आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। भाई क्वेश्चन अपने क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन ही तो सॉल्व करनी है नहीं, तो ये थोड़ा ना पूछेगा भाई कितने चैप्टर तुमने पढ़ लिए, यही पूछेगा, क्वेश्चन सॉल्व करवा के देखेगा। तो क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, और बाकी हार मत मानो पूरी जर्नी में। अगर एक पल भी अगर आप हार मान गए ना, तो वो आपके अपोनेंट को, आपसे जो आपके कंपिटिटर है, वो हावी कर दें। तो आपने सुना कि आपको अपने प्रिपरेशन के दौरान डिसिप्लिन मेंटेन रखना है और साथ में आपको एक चैप्टर पे फोकस नहीं करके सारे चैप्टर को टाइम बाय टाइम कवर करते क्योंकि रहना भाई है। जेई में तो बहुत सिलेबस दिया है लिमिटेड ना, टाइम है आपके पास। सारे इंपॉर्टेंट है, सबसे सवाल आने हैं, सिलेबस में सब दिया है, ऐसा नहीं ना कि भाई एक ही चैप्टर पूरा आ जाएगा। हाँ वेटेज अलग अलग, तो उसी वेटेज के हिसाब से आपकी प्रैक्टिस भी डिफर करनी चाहिए, ठीक है, बट एक चैप्टर में पीएचडी करने जाना वो तो ठीक बात नहीं है। तो जैसा कि ये आपके टीचर्स भी बोलते होंगे, लेकिन आप सीरियस नहीं लेते, तो इस बात को आप सीरियस लीजिए, डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए और एक चैप्टर पे आप ज़्यादा फोकस ना कीजिए। आपको सारे चैप्टर कवर करने हैं और साथ में आपको प्रैक्टिस भी करनी है। ऐसा नहीं कि आपने थ्योरी पढ़ ली, ऊपर ऊपर से निकल गए, नहीं, आपको प्रैक्टिस जरूर से करनी है, नहीं तो आपका फिर वो पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं, आपको कुछ याद नहीं होगा। आप जैसे ही आपका पेपर आएगा 6 महीने बाद, आप सब उड़ गया, आपको पता ही लगेगा कि आपने क्या पढ़ा था। तो इसी के साथ हम अपने पॉडकास्ट के लास्ट फेज पे पहुंच चुके हैं, जिसमें कि रैपिड फायर है। तो क्या सर आप तैयार हैं अभी? यस आई एम रेडी। ओके, तो रैपिड फायर शुरू करते हैं। एक मिनट, मैं भी इसमें माइक हाथ में ले लेना चाहूँगा। ओके, यस यस। ओके, तो इसमें आपको जवाब देना है अर्ली बर्ड या नाइट आउल। दोनों, मतलब कुछ दिन ऐसे कुछ दिन ऐसे। वन रेफरेंस बुक यू स्वेयर बाय, आप जिससे आप हाँ भरोसा करते हो, हाँ जिस जी, पर, सेंगेज। बिसाइड एनसीईआरटी। ओके, सिंगेज। इन व्हाट सब्जेक्ट? इन मैथ्स एंड फिजिक्स, एंड फॉर केमिस्ट्री आप रेफरेंस बुक नहीं भी कर सकते हैं। ओके, डिड यू अटेंड स्कूल रेगुलरली और वर यू इन डमी स्कूल? ऐसा था कि मैं 11th तक रेगुलर स्कूल था, बट फिर मेरे स्कूल ने एक्चुअली क्या था कि आप जानते हैं सीबीएसई कितना स्ट्रिक्ट है इन सब मामलों में, डमी स्कूल वगैरह में। तो इन सब से अच्छा मतलब मैंने स्कूल से स्पेशल परमिशन लेके, ऐसा हो गया था कि लिमिटेड स्कूल जाना मेरा रहा था। 12th में मैं काफ़ी कम गया था, मतलब बहुत कम। ओके, हाँ तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिससे आप बहुत हेट करते थे लेकिन आपने उसे मास्टर कर लिया? एक्चुअली मैं सही बताऊँ ना, मैं किसी सब्जेक्ट को हेट नहीं करता था। पर्टिकुलर चैप्टर्स रहते थे कि यार ये चैप्टर बहुत बेकार है, ये चैप्टर बहुत बेकार है, बट मैं किसी पर्टिकुलर होल सब्जेक्ट से हेट नहीं करता था, चैप्टर रहते थे। क्लास 11 में आपने क्या मिस्टेक की जो आप अंडू करना चाहते हैं फिर से? ओवर कॉन्फिडेंस एंड नॉट टेकिंग सीरियसली इम्पोर्टेंट जस्ट चैप्टर्स। यस। बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन, फोन, फ्रेंड्स और स्लीप? यूट्यूब, फोन। फोन। यस। ओके, डिड यू हैव बैकलॉग्स? Yes or यस no? एट सम फेस टाइम, बट मैं रेगुलरली कवर करते हुए चला था।
Okay. लॉन्ग टर्म बैकलॉग्स नो, शॉर्ट टर्म बैकलॉग्स यस. Okay. Have you ever cried or felt like giving up after bad mock test score? Not cried, but yes, felt giving up, but continued journey. Okay. One topic you left skipped completely for the exam. In session 1, I think I left, as I told, salt analysis, but as a whole, if I talk topic as a chapter, I did not left, and I don't remember topics. So there is no, but I did not left any such a major topic in the syllabus. Yes. What is the sacrifice, fun thing that you gave up for 2 years? Actually, I have a hobby of playing बैडमिंटन. Okay. बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है, तो इन 2 सालों में आई लेफ्ट बैडमिंटन जस्ट टू फोकस ऑन माई स्टडी. ओके. आपको इसमें से चूज करना है, दो ऑप्शंस दूंगा मैं, तो दिस और दैट. ओके. फिजिक्स और मैथ्स. फिजिक्स. ओके. क्वालिटी 10 हार्ड क्वेश्चंस और 50 इजी क्वेश्चंस. क्वालिटी 10 हार्ड क्वेश्चंस. ओके. ऑनलाइन लेक्चर, ऑफलाइन क्लासेस. ऑनलाइन लेक्चर. ओके. एससी वर्मा और डीसी पांडे. HC वर्मा. ओके. सिंगेज और समथिंग डीसी मैथ्स में. हाँ, डीसी पांडे. सिंगेज. सिंगेज. ओके. स्टडिंग एलोन और ग्रुप स्टडी. स्टडी अलोन. सॉल्व इजी क्वेश्चन फर्स्ट और टफ क्वेश्चन फर्स्ट इन मैथ्स, इन मॉक टेस्ट या और एग्जाम्स. इजी क्वेश्चन फर्स्ट. ओके. इजी क्वेश्चन फर्स्ट. ओके. नेक्स्ट राउंड है गोल्डन एडवाइस का. यस. ठीक है. इफ यू हैड टू गिव योर 11th सेल्फ वन पीस ऑफ एडवाइस, व्हाट वुड इट बी? इफ आई वांट टू, If you had to give your class 11th self one piece of advice, what would it be? कि भाई आराम से रहो, कोई जल्दबाजी नहीं है. ओवर कॉन्फिडेंस क्या है, क्या कर लिया तुमने भाई? यूनिट डायमेंशन के टेस्ट में इतने नंबर लाके क्या ही हो गया? कॉन्स्टेंटली पढ़ते रहो, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहो, और मटेरियल बार बार चेंज मत करते रहो. एक ही को करो लेकिन अच्छे से करो. ये Coaching material or other coaching material? कोचिंग मटेरियल. Okay. How do you handle pressure during the exam? एग्ज़ाम में भाई देखो, अगर सही बताओ ना, प्रेशर होता ही है, वो जेन्युइन है. अगर तुमने अच्छे से तैयारी करी होगी तो प्रेशर लगेगा ही, क्योंकि वो जो मेहनत है ना, उसका फल सबको चाहिए होता है, जो इतनी 2 साल मेहनत करी होती है. तो कैसे डील करें भाई? काम रहो, बस ये सोचो कि तुमने ये 2 साल मेहनत अपने पेपर बेकार करने के लिए तो नहीं करी ना, सिलेक्शन लेने के लिए करी है. बस एग्ज़ाम में जाओ, इजी क्वेश्चंस फर्स्ट करना शुरू करो, मोटिवेशन हाई जाता रहेगा, फिर एंड क्वेश्चंस करो, और बस स्टे काम एंड बी पेशेंट. Okay. Is natural intelligence or hard work more important for 99 percentile? विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट, नेचुरल इंटेलिजेंस और Or hard work? देखिए, जैसे कि अभी पहले बात चल रही थी AI अंडर 100 तक की, तो उनमें नेचुरल इंटेलिजेंस होती है, प्लस अगर उसको हार्ड वर्क के साथ ब्लेंड करा जाए तो वैसा रिजल्ट निकलता है. बट मैं मानता हूँ कि हार्ड वर्क इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. नेचुरल इंटेलिजेंस है तो भाई वो सोने पे सुहागा है. ओके. बस यही, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं. तो और मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा. आने वाले अभी 2026 में 21 जनवरी से एग्ज़ाम है JEE मेंस का, तो आप सभी को मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा. जो 2 साल आपने मेहनत करी है, अब उसको रंग लाने का समय आ गया है, तो आप बस अच्छे से करके लाइए, अपने माता पिता के सपनों को आप सफल कीजिए. होप आपको ये पॉडकास्ट मज़ा आया होगा आपको, और कुछ इंसाइट्स मिली होंगी कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे जर्नी. बहुत कुछ आपको शायद सीखने को मिला हो. बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. तो इसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पसंद आया हो तभी लाइक कीजिएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद, जय भारत.